नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबों का वीक 7 के ग्रेडेड असाइनमेंट में। ठीक है जी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने ग्रेडेड असाइनमेंट को। बट शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने लेक्चर नहीं देखा तो भाई पहले आप उसे देख लो, क्योंकि ये लेक्चर के क्रक्स के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर आप समझ नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो मैं आपको बोलूँगा पहले आप लेक्चर देख लिया करो, फिर आप किसी भी वीक के असाइनमेंट पे आया करो। और अब तक तो वीक 7 का ग्रेडेड असाइनमेंट आ चुका है, बाकी सारे वीक्स भी बहुत जल्दी खत्म हो ही जाएंगे। और अगर आपको अच्छी लगे, आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहो तो जी बिल्कुल कर सकते हो। पूरी वीक की समरी, पूरे कोर्स की समरी, इंक्लूडेड ग्रेडेड असाइनमेंट, प्रैक्टिस असाइनमेंट, पीपीए, जीआरपीए, ठीक है जी, इतना कुछ आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास ये एक ट्री दे दिया गया और पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इंसर्शन ऑर्डर ऑफ डाटा विल जनरेट एबव एवीएल ट्री। मतलब ये जो आपकी ट्री है, ठीक है, बैलेंस ट्री, कौन सा डाटा है, किस फॉर्म में आप उसे इंसर्ट करोगे तो ये ट्री जनरेट होगा। ठीक है। तो आई होप आपको याद होगा कि आर आर रोटेशन क्या होता है, आर एल रोटेशन क्या होता है, बैलेंस फैक्टर क्या होता है। अगर नहीं याद तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, कुछ ऐसी अपने पास ट्री होती थी। हम उसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते थे। कैसे हम कैलकुलेट करते थे? जो लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट चाइल्ड है, जो भी हाइट है उसकी, हाइट कहने का क्या मतलब है कि सबसे लॉन्गेस्ट, बिल्कुल आप नीचे तक जाओ, जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा वही उसकी हाइट होती है। ठीक है। तो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है तो लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट हम करते थे। और जब भी आप बैलेंस फैक्टर निकालो ना, बैलेंस फैक्टर क्यों जरूरी है? ताकि एक बैलेंस्ड एवीएल ट्री आपको मिले। और जब भी आप बैलेंस फैक्टर निकालो तो आप नीचे से शुरू करो। देखो, इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट चाइल्ड जीरो है, जीरो, राइट चाइल्ड जीरो, तो जीरो। ऊपर आओगे, इसमें देखोगे कि लेफ्ट चाइल्ड कुछ नहीं है तो जीरो, राइट चाइल्ड में एक है, जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा? -1। हम लेफ्ट माइनस राइट करते हैं। उसी तरह से आप यहाँ आओगे, यहाँ देखोगे इसके लेफ्ट में कितने चाइल्ड हैं? 1 2, दो चाइल्ड है, राइट में एक चाइल्ड है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह से ये इन सारों का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करा गया। ये सारी चीज़ें लेक्चर की है, मैं बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो देख सकते हो आप सारी बैलेंसिंग की चीज़ें यहाँ पे। और अब बारी आई कि अगर ट्री बैलेंस ना हो फिर क्या करना है। जैसे यहाँ देखो, ये जो आपकी ट्री थी, बैलेंस ट्री, ये अनबैलेंस थी क्योंकि इसकी बैलेंस फैक्टर दो आ गई। दो कैसे आ गई? लेफ्ट चाइल्ड की हाइट, देखो आप, 1 2 3। हाइट क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा जो उसकी चाइल्ड होता है, जो सबसे लंबा चले वही उसकी हाइट होती है। देखो, आप बोल सकते थे भाई इसी को ले लेते हैं यहाँ पे, नहीं, क्योंकि ये सबसे लंबा है। तो लेफ्ट की हाइट 3 हो गई, लेफ्ट चाइल्ड जीरो, पेरेंट चाइल्ड है इसके, लेफ्ट चाइल्ड की हाइट ये, राइट की हाइट 1, 3 - 1 क्या होता है? 2। तो ये तो बैलेंस फैक्टर है नहीं। बैलेंस फैक्टर होने के लिए आपकी जो उसकी बैलेंस फैक्टर आएगी, अगर बैलेंस तब कहेंगे जब उसकी बैलेंस फैक्टर -1 आए, जीरो आए या फिर 1 आए। ठीक है, अगर ऐसा है तभी उसको आप बैलेंस फैक्टर बोल सकते हो। यहाँ तो 2 आ गई, तो आप इसको बैलेंस करते हो रोटेट करके। और जब भी बात है रोटेशन की, तो रोटेशन दो होता है। एक सिंगल रोटेशन एल एल, दूसरा होता है मेरे कहने मतलब डबल रोटेशन, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, कुछ ऐसा। जब लेफ्ट एल एल करना हो ना, लेफ्ट साइड रोटेट करना हो, लेफ्ट साइड किसको रोटेट करेंगे? जो लेफ्ट चाइल्ड है। देखो, लेफ्ट चाइल्ड है, ये लेफ्ट साइड में है ना, ये पेरेंट नोड है इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, ये। तो आपको इसको रोटेट करना होगा, तो आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे आप इसको। वहीं राइट चाइल्ड आ गई, ये, इसको रोटेट करना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। बस आप इतना याद रख लो, आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है लेफ्ट वाले को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है किसको? राइट वाले को। अब डबल रोटेशन की बात आई तो यहाँ तो ये सीधा था, एल एल था, लेफ्ट लेफ्ट था, तो आपने रोटेट करा क्लॉक या एंटी क्लॉक। व्हाट इफ एल आर हो, मतलब पहले लेफ्ट हो फिर राइट हो, या फिर पहले राइट हो फिर लेफ्ट हो। इस कंडीशन में दो रोटेशन होते हैं। सबसे पहले रोटेशन में क्या करते हो? आप सिर्फ इन दोनों नोड को रोटेट करते हो और इसको आर आर में बनाओगे। देखो, अगर एल आर है ना, तो सबसे पहले एल आ रहा है तो एल एल में चेंज करेंगे। जब एल एल में चेंज कर लेंगे तो एल एल क्या होता है? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर लेना। आर एल में चेंज, एल आर है तो इसको आप एल एल में चेंज करोगे। आर एल है तो इसको आप आर आर में पहले चेंज करोगे। इस नोड को रोटेट कर दोगे, ये नोड आपका जो है ये यहाँ चला आएगा और ये आपका यहाँ नीचे चला आएगा। ठीक है जी। और जब ये आर आर बन जाए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आर आर है, आर आर को हम क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ ऐसे, मतलब 20 को ऊपर डाल देंगे, 10 इसके लेफ्ट में आ जाएगा, 30 इसके राइट में आ जाएगा। देखो, 20 को आपने लेफ्ट रोटेट यहाँ से करा ना, यहाँ से 20 आ गया यहाँ, आई मीन से 20 नोड हो गया।
पेरेंट नोड ये यहाँ है, अब ये बैलेंस्ड है, बैलेंस ट्री हो गई है आपकी। तो कुछ इस तरह से लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन काम करती है, और इसी के ऊपर बेस्ड है अपना क्वेश्चन नंबर ये। सबसे पहला तो ये दो ऑर्डर अपने पास ट्रू आएंगे, इन दोनों को जब आप इंसर्ट करोगे तो यही ट्री जनरेट होगी। तो चलिए करके देखते हैं ये कितना सही होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा बहुत करके रखा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता पाऊँ, फिर से अगर करके दिखाऊं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपने यहाँ क्या करना है कि आपको बनाना है ये जो आप किया ना, आपको कुछ ऐसी ट्री बनानी है। उसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सीधी सी बात है। उसके लिए आप वन बाय वन इंसर्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी ऑप्शन सही है, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन सही है ना। तो सबसे पहले हम डालते हैं किसको, वन को, ठीक है जी। टू को डालो, अब टू वन से बड़ा है, ठीक है जी। अब इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करो, क्या है, लेफ्ट चाइल्ड जीरो है, राइट चाइल्ड -1 है, तो -1 आया तो चलेगा, -1 आया कोई दिक्कत नहीं है। टू के बाद क्या आता है, थ्री, टू थ्री जो है वो टू से भी बड़ा है, तो थ्री आ गया। अब देखो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड जीरो है, इधर कोई चाइल्ड है नहीं, इस तरफ दो है, -2, मतलब ये -2 आ गया। अब ये बैलेंस नहीं रहा, ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं रहा आपको, अब इसको आपको रोटेट करना होगा ताकि आप बैलेंस कर सको, क्योंकि बैलेंस फैक्टर -2 आ गया। बैलेंस फैक्टर -1 आए, ठीक है, जीरो आए, ठीक है, वन आए, चलेगा। बट इन तीनों के अलावा कोई आएगा तो फिर आप उसको रोटेट करोगे। ये क्या है, ये राइट है, राइट है, राइट को आप क्या करते हो भाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, इस तरफ आप रोटेट करते हो, ठीक है। तो हम रोटेट करते हैं इसको, जब आप इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पे टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, यहाँ वन इस तरफ आ जाएगा, वन आ जाएगा, कुछ इस तरह से आप इसको रोटेट करोगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। इसके बाद अब देखते हैं फोर, फोर कहाँ ऐड करेंगे, थ्री से बड़ा है, तो फोर यहाँ ऐड करेंगे। फिर से इसका बैलेंस, जब भी बैलेंस फैक्टर काउंट करो ना तो नीचे से करो, इसका बैलेंस फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड माइनस राइट चाइल्ड दोनों जीरो है। इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, लेफ्ट जीरो है, राइट वन है, तो -1 इक्वल टू -1 चलेगा, क्योंकि -1 0 1 वैलिड है। इसका क्या है बैलेंस फैक्टर, तो लेफ्ट में एक चाइल्ड है, राइट में दो चाइल्ड है, -1 ये भी चलेगा। जब इतना कुछ चलेगा तो फिर अब हम आगे बढ़ जाएंगे, मैं मिटा देता हूँ सबको। अब हम फिर से एक इंसर्ट करेंगे इसमें। अब क्या इंसर्ट करोगे, फाइव इंसर्ट करोगे, फाइव क्या है, टू से बड़ा है ना, इस साइड थ्री से, फोर से, हाँ फोर फोर फाइव। अब फिर से काउंट करो, इसका बैलेंस फैक्टर जीरो आएगा, इसका बैलेंस फैक्टर -1 आएगा, क्योंकि लेफ्ट में कितने चाइल्ड हैं, जीरो, राइट में एक है, तो -1 हो जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 4 5 का, थ्री लेफ्ट में जीरो चाइल्ड है, राइट में दो चाइल्ड है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, -2, -2 हो गया इसका बैलेंस फैक्टर। तो फिर तो ये अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड है तो इसको हम रोटेट करेंगे, और ये है क्या क्या, आर आर, ये भी आर, ये भी आर। आर आर को हम क्या करते हैं, क्लॉक व एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं, कुछ ऐसे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसा हो जाएगा, फोर आ जाएगा, थ्री जो यहाँ है यहाँ चला आएगा, फाइव यहाँ चलाएगा, मतलब कहने का फोर को आपने यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, कुछ ऐसे। तो इसमें ये जो था ये नीचे आ गया, ये यहाँ आ गया, तो कुछ ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो फिर आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैं इन सबको मिटा देता हूँ। तो जब आपने इसे क्या करा, जब आपने इसे करा रोटेट, तो अब ये आपका कुछ ऐसा बन गया है, देखो, फोर यहाँ, थ्री, फाइव वहाँ पे। अब आप आगे चलोगे, अब फाइव के बाद क्या आपका सिक्स है, तो अब आप सिक्स को भी यहाँ डालोगे, टू आ गया, फोर आ गया, थ्री आ गया, फाइव आ गया, फाइव के बाद क्या आ जाएगा, सिक्स। अब फिर से देखोगे इसका बैलेंस फैक्टर जीरो है, इसका बैलेंस फैक्टर -1 है, क्योंकि इधर कुछ है नहीं, तो राइट -1। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, लेफ्ट में एक चाइल्ड है, राइट में कितने चाइल्ड है, राइट में दो चाइल्ड है भाई आपके, हाँ जी, राइट में आपके दो चाइल्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है जी। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, राइट में लेफ्ट में एक चाइल्ड है, राइट में 1 2 3, -2 आ गया, तो ये तो अनबैलेंस हो गया आपका। अब आपको इसको यहाँ से रोटेट करना होगा, कैसे करोगे, तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो फोर, मतलब राइट राइट है ना ये, तो हम इसको इस डायरेक्शन में करेंगे, फोर से कर देंगे रोटेट। जब आप इसको रोटेट करोगे तो फोर आपका मेन नोड हो जाएगा, टू यहाँ चला आएगा, और ये सब जो है कुछ ऐसा मैं दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। बाय द वे यहाँ मैंने कर रखा है रोटेट, तो मैं इसी को ले आता हूँ नीचे, ठीक है, ये कुछ ऐसा आपका हो जाना है, कुछ ऐसा। फोर आपका टॉप पे चला आएगा, ऐसे रोटेट करोगे, टू कहाँ जाएगा आपका, लेफ्ट में, और थ्री भी इसके लेफ्ट में था, तो यहाँ भी लेफ्ट में ही रहा, देखो मतलब फोर के लेफ्ट में ही आ गया ना, फोर, थ्री फोर के लेफ्ट में था। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, फिर आपका ये सिक्स हो गया, और सिक्स के चाइल्ड हो गए फाइव,
और आगे जब हम ऐड करेंगे तो फिर अब आगे भी होगा, ये एक स्टेप आगे का हो गया, मतलब कुछ ऐसा ही ये बनेगा। जब आप इसको क्या कर दोगे, जब आप इसको कर दोगे भाई क्या, रोटेट कर दोगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा। बाय द वे बना के देखते हैं। तो फिर यहाँ देखो आप, 4 आएगा सबसे ऊपर, ठीक है, 4 आएगा, 4 के चाइल्ड हो जाएंगे क्या, 2, 2 हो जाएंगे ना, 2, 2 का क्या चाइल्ड था, 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, बहुत सीधी सी बात है। उसके बाद यहाँ क्या आपका हो जाएगा, यहाँ 4 गया, तो फिर 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरली जब आप इसको भी रोटेट कर दोगे तो 4 के लेफ्ट में यहाँ 3 था, 3 आपका यहाँ चला आया। और फिर जब आप इसके बाद अब फिर से आप आगे चलोगे तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, 5 के साथ 6 जुड़ा है, 6 चला आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो डन है। अभी देखो 4 की बैलेंस फैक्टर काउंट करते हैं, क्या है, 2 - 2 = 0, ठीक है, चलेगा। इसका भी बैलेंस फैक्टर -1 आएगा, सब सही है। अब एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, बाय द वे 7, 7 आप यहाँ इंसर्ट करोगे, अब क्या हो गया, अब बैलेंस फैक्टर गलत हो गया। कैसे, तो देखो 7 का बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर -1, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, लेफ्ट में 0 है, राइट में 2 है, मतलब -2 हो जाएगा, ये तो गलत है ना। तो इसको रोटेट करोगे, कैसे रोटेट करोगे, तो 6 इस तरफ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे आप इसको रोटेट कर लोगे। लुक, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, रोटेट करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, ठीक है जी, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और जब आप इसको मिलाओगे ना, ये जो ट्री बनी है वर्सेस ये जो ट्री आपकी दे रखी थी, देखो 4 है, 4 के लेफ्ट में 2 है, राइट में 6 है, फिर 1 3 5 7, 1 3 5 7 2 6, तो अब आपको मिल गया। कहने का मतलब ये जो आपके ऑप्शन थे बिल्कुल सही थे, क्यों, क्योंकि भाई इसको डालने के बाद आप जो आपकी डिजायर्ड आउटपुट था वो आपको मिल रहा है। यहाँ पे यही बोला गया था ना कि ये जो ग्राफ है ऐसा बनना चाहिए, ये एवीएल ट्री जनरेट होना चाहिए, हो तो गया, तो फिर ये ऑप्शन सही है। दूसरा जो आपका एक ऑप्शन है वो ये वाला रहा। इसमें सबसे पहले आपने क्या करा, मैं अब शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आपको अब समझ आ गया होगा कैसे क्या चलता है। इसमें आपने क्या करा, सबसे पहले आएगा 7, मैं वन बाय वन बताता हूँ। फिर 6 डाला आपने, फिर 7 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 5 है। अब क्या हुआ, अब ये अनबैलेंस हो गया, क्योंकि ये देखो ये तो ये 0 है, इसका बैलेंस फैक्टर -1 है, इसका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट 2 है, राइट 0 है, मतलब 2, वो तो अनबैलेंस है ना। तो अब आप इसको बैलेंस करोगे तो ये आपका क्या है, लेफ्ट 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 को क्या करते हैं, क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं, इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जब आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो क्या होगा, 6 आपका मेन पॉइंट हो जाएगा, नोट हो जाएगा, 5 लेफ्ट में, 7 राइट में, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। देखो यहाँ वही हुआ ना, आपने इसको रोटेट कर लिया यहाँ पे। तो जब ये हो जाएगा आपका यहाँ से, मतलब इससे ये मिलेगा, तो फिर आप फिर से अब आप आगे इसमें इनपुट इंसर्ट करोगे, क्योंकि अब ये बैलेंस्ड फैक्टर है। तो 7 के बाद क्या आएगा, 7 6 5 हो गया। अब 4 आप इसमें डालोगे, 4 किस तरफ आ जाएगा आपका, 4 छोटा है ना, 4 आपका यहाँ आएगा। अब भी ये बैलेंस है क्योंकि लेफ्ट में इसके कितने चाइल्ड है, 2, राइट में 1 -1, 1 आ गया ना, ठीक है, बैलेंस्ड है। 4 के बाद अब क्या भाई, 4 के बाद क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, तो फिर 4 के बाद 3 यहाँ डालोगे, अब ये अनबैलेंस हो गया भैया। कैसे, 0 है ये, इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में सिर्फ एक है इसके। इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, लेफ्ट में 2 चाइल्ड, राइट में 0 चाइल्ड, मतलब 2, तो ये अनबैलेंस आपका हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे कैसे, इसको रोटेट कर देंगे, बहुत सीधी सी बात है। आप जब इसको यहाँ पे अब रोटेट कर दोगे, ये कुछ ऐसा बन गया आपका, रोटेट कर दोगे, देखो ये भी अनबैलेंस्ड हो गया पहले तो, ये क्या हो जाएगा, 3, मतलब 3 चाइल्ड है, -1, 2 आ गया। तो अब सबसे पहले तो इसी को आप रोटेट करोगे, तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ 5 से आपने रोटेट करा, 5 टॉप पे आ गया, ठीक है, 5 का जो चाइल्ड था 6 यहाँ आ गया, फिर 7 नीचे आ गया, कुछ ऐसा। उसके बाद आप 2 डालोगे, जब आप 2 डालोगे तो फिर से ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अनबैलेंस्ड हो जाएगा, अगर आप काउंट कर, नहीं 3, 3 -2 1 हो जाएगा, ये तो ठीक है। और 2 के बाद जब आप यहाँ पे 1 डालोगे, सपोज कर लो आपने 1 डाल दिया, तो ये अनबैलेंस हो गया, फिर से आप इसको रोटेट करोगे, एट लास्ट आपको ये डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आई होंगी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, सही हो गए। एक तो ये ऑप्शन सही हो गया, दूसरा ये भी ऑप्शन आपके क्या हो गए, सही हो गए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है कि आपको एक मतलब एक क्लास दे दिया गया है, क्लास क्या, एवीएल ट्री का, और यहाँ से आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वही ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर से जो आप क्लास में बनाते हो ऊप्स में।
तो यहाँ आप कर क्या रहे हो एक्चुअली, कि आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा आपने, और आपने सबसे पहले चेक किया कि क्या जो वैल्यू आ रही है वो नन तो नहीं है। अगर नन है तो आप उसको उसी वक्त कर दोगे कैंसिल, ठीक है। बट अगर नन नहीं है तो फिर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे, कोई वैल्यू आ रही है तो सबसे पहले लेफ्ट में एक ट्री आ जाएगा, कुछ ऐसा समझ लो, या फिर मतलब जितना भी डीप हो। फिर राइट में भी आ जाएगा कुछ ऐसा, ये ट्री आपकी होगी। और बोली गई है कि इसकी हाइट 1 है। अब इसकी हाइट सिर्फ एक है। हाइट क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट मतलब जुड़े होते हैं उसके चाइल्ड में, तो लॉन्गेस्ट ये रहा होगा या फिर ये रहा होगा। अगर हाइट 1 है तो कुछ ऐसा होगा ना। तो फिर अब आप यहाँ क्या करते हो कि अब आपको बोला गया अगर ऐसा नहीं है, मतलब सेल्फ डॉट वैल्यू नहीं आ रही है यहाँ पे, तो क्या करो, लेफ्ट को भी नन कर दो, मतलब ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, ठीक है। और हाइट को जीरो कर देंगे, सीधी सी बात है, ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, तो हाइट जीरो। तो अब क्वेश्चन बोला गया फॉर द एबव क्लास एवीएल ट्री, इसके लिए इफ द लीफ नोड हैज हाइट 1। इन शॉर्ट कहने का मतलब जो आपका लीफ नोड है, लीफ नोड क्या होता है, बिल्कुल आप नीचे समझ लो, उसकी हाइट 1 है, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा कंप्यूट करेगा हाइट ऑफ द नोड्स इन ट्री। अगर आपको पता हो हम कैसे, और सेल्फ बोला गया, सेल्फ आपके रूट नोड को दिखा रहा है, कैसे करते हैं कैलकुलेट, अगर आपको पता हो तो भाई जस्ट वेट फॉर ए सेकंड। तो कैसे करते हैं हम कैलकुलेट, अगर आपको पता हो, हम क्या करते हैं, लेफ्ट की हाइट लेते हैं, ठीक है। राइट वाली जो, मतलब इस तरफ जो आपकी ट्री बनी होती है ना, इस तरफ राइट साइड में, इस तरफ ये, इसकी हाइट लेते हैं, इसकी हाइट। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होता है प्लस वन करके हम उसको रिटर्न, प्लस वन क्यों करते हैं उसमें, वन प्लस क्या करते हैं, जो भी मैक्सिमम आया होगा किससे, लेफ्ट से और राइट से। तो वन आपका नोड हो गया, उसको कैलकुलेट करके चलते हैं, जो भी आती है हाइट वही होती है हमारी क्या एक्चुअल जो उसकी हाइट होती है ट्री की, ठीक है। तो यहाँ अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो बेस केस ये चेक कर रहा है कि कहीं कोई सेल्फ एम्प्टी तो नहीं। सेल्फ क्या बोला गया, रूट नोड। अगर भाई रूट नोड ही एम्प्टी है, रूट में ही कुछ नहीं है, तो फिर उसके चाइल्ड थोड़े ही कोई हो सकते हैं, तो यहीं से रिटर्न हो जाओ। एल्स ऐसा नहीं है, आप रिकर्सिवली यहाँ पे करा गया है, इसको फिर से कॉल करके लेफ्ट की हाइट पता करो, राइट की हाइट पता करो। जब दोनों पता चल जाए, मतलब इसको रिकर्सिवली कॉल करने से जब दोनों आपको पता चल जाए, तो अब क्या करो, हाइट इक्वल टू 1 प्लस मैक्सिमम जो होगी सेल्फ डॉट लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट, मतलब लेफ्ट की एक ट्री है यहाँ, इस तरफ की हाइट और इस तरफ की हाइट, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसमें 1 प्लस कर दो। 1 क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि रूट नोड के लिए, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मैनेजर है, ये बाय द वे आपके लेटनेस वगैरह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो टू गुड, ठीक है जी। तो बोला गया कि एक मैनेजर क्लेम करता है शेड्यूलिंग जॉब बेस्ड ऑन स्लैक टाइम। स्लैक क्या होता है, मैंने आपको बताया था। स्लैक जो होता है ना आपका, वो रिफ्लेक्सिवनेस को दिखाता है। कहने का मतलब देखो, यहाँ आपका क्या है, 9 है, फॉर एग्जांपल मैं छोड़ता हूँ, मैंने बोला आपको सिर्फ एक काम है जिसको करने में 1 घंटा लगता है, बट आपकी जो यहाँ मैं टाइम देता हूँ यहाँ डेडलाइन, लेकिन जो आपकी डेडलाइन है ना वो 100 है। दूसरा मैंने बोला कि भाई 10 घंटे काम करने में लगते हैं, इसकी डेडलाइन 11 है, सिर्फ 11 घंटे आपके पास है। तो इसमें ज़्यादा रिफ्लेक्सिव कौन हुआ, ज़्यादा रिफ्लेक्सिव ये हुआ, इतना ज़्यादा टाइम है इसके पास और मतलब बहुत कम काम करना है। तो वही बोला गया कि स्लैक टाइम के बेसिस पे, मतलब रिफ्लेक्सिवनेस के बेसिस पे हमने एक रेशियो लिया। क्या करा हमने, डी आई जो डेडलाइन हुई किसी पर्टिकुलर टास्क को, उसमें क्या करा, माइनस कर दिया उसकी टाइम को। मतलब डेडलाइन थी 5 घंटे की, मतलब 5 घंटे में कोई काम करना था, और टाइम लगा आपको 3 घंटे, तो 2 घंटे आपके आए, ठीक है, कुछ ऐसा। और उसको आपने टाइम यूनिट से डिवाइड कर दिया, जो भी आपको टाइम दे रखा था ना उससे डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको आप ध्यान रखो, डी आई माइनस डी आई, डी आई आपका यहाँ क्या हो जाएगा 15, माइनस 9 हो जाएगा टाइम, बाय टी आई, टाइम क्या है 9। तो फिर इन सबको आप डिवाइड कर दोगे, 6/9 हो जाएगा ये। हाँ, 3 2 6, 3 3 9, 2/3 आया। तो कुछ ऐसा ही बोला गया है कि ऑप्टिमम है ये सिलेक्ट टाइम के बेसिस पे। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है ना, उसकी स्ट्रेटेजी है टू कंप्लीट द जॉब विच एट लीस्ट, सबसे कम जिसकी सिलेक्ट टाइम है उसकी स्ट्रेटेजी है कि वो उसको मतलब सबसे पहले ही स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट करना उस जॉब को, जो इस रेशियो के अकॉर्डिंग। चूज द काउंटर एग्जाम्पल टू प्रूव स्ट्रेटेजी, तो फिर आप एक ऐसा एग्जाम्पल चुनो, ठीक है, जो कि ये प्रूव कर सके कि ये स्ट्रेटेजी मतलब ऑप्टिमम नहीं है,
ये उतनी भी बेहतर नहीं है, इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। आई होप अब तक समझ आ गया होगा आपको कि कैसे क्या मैं बता रहा हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिलेक्ट टाइम क्या होता है, तो डिफरेंस होता है जॉब के डेडलाइन और टाइम टेकन में। सिलेक्ट टाइम क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। सिलेक्ट टाइम क्या होता है, डिफरेंस होता है आपका किस किस चीज़ में, डिफरेंस बिटवीन जॉब के जॉब्स डेडलाइन एंड टाइम टेकन, एंड टाइम टेकन जो उसने टाइम लिया उसको खत्म करने में। तो स्लैक ये होता है आपका, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। अब मैनेजर ने कैसे शेड्यूल किया उसको, वही चीज़ है, कुछ ऐसा शेड्यूल करा उसने, डी आई माइनस टी आई बाई टी आई, मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम से डिवाइड कर दिया उसने। तो अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि ये ऑप्टिमम नहीं है, तो इसमें वैल्यू सबसे पहले पुट करके देखते हैं। तो पुट करोगे आप, इसके लिए क्या आएगा, 9 और 15 के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, डी माइनस टी आई मतलब 15 - 9 बाई टाइम क्या हो जाएगा, आपका टाइम 9 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2/3। और जब आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 4/4 मतलब क्या आ जाएगा आपका 5/4। एक की रेशियो 2/3 आई, एक की रेशियो 5/4 आई। तो जो मैनेजर ने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके अनुसार तो जो T1 था आपका वो पहले शेड्यूल होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखो ये आपकी 2/3 आ रही है ना, 2/3 क्या है, छोटा है किससे, 5/4 से। तो 2/3 कुछ ऐसा उसने करा होगा। फिर भी ये ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि जो आपका T1 है ना, T1 फर्स्ट डिले T1 T2 बियॉन्ड इट्स डेडलाइन। क्योंकि देखो ये T1 आपका क्या ले रहा है, मैं मतलब जनरल एग्जांपल में बता रहा हूँ, यहाँ तो ये सही आया कि 2/3 छोटा आया, ये इसका रेशियो छोटा निकल गया, तो इसको पहले करना था। तो आप बोल सकते थे भाई ये तो ऑप्टिमम आया, बट पॉइंट क्या है ना यहाँ पे, देखो 9, एक काम आपने शुरू करा भाई 9 घंटे, आपके पास दो काम है, T1 T2। T1 9 घंटे लेता है और आपके पास टाइम लिमिट है 15 घंटे की, ये 4 घंटे लेता है, टाइम लिमिट है 9 घंटे की। तो फिर आपने क्या करा इसको, आपने इसको एक्सटेंड करा, 9 घंटे इसने मिनिमम लिए होंगे, बहुत सीधी सी बात है। अगर आपने पहले T1 को रखा है तो ये तो 9 घंटे खा गया, और T2 जो है वो अब यहाँ से कहीं से शुरू होगा, 9 के बाद से ये 4 घंटे लेगा, बट क्या फायदा, T2 का डेडलाइन क्या था, डेडलाइन तो 9 घंटे था भाई, ये इसको 9 घंटे के अंदर ही जो करना था। बट 9 घंटे तो पहले वाले ने अकेले ने ले लिए, तो इसको तो अब इसके बाद करना होगा, तो इसकी लेटनेस आएगी, अब जो भी आएगी लेट हो जाएगा ये। तो यही है, तो इसीलिए ये जो आपके एग्जाम्पल थे ना, इसको आप डिसअप्रूव कर सकते हो कि ये सही नहीं। पहला वाला ही 9 घंटे ले लेगा, तो फिर दूसरा वाला भले ही सिर्फ 4 घंटे में काम खत्म कर रहा हो, लेकिन उसकी डेडलाइन 9 घंटे है, तो इसी ने तो टाइम ले लिया। अगर हम इसके अपोजिट करें, हम बोले भाई पहले 4 घंटे वाले को करो और फिर आप 9 घंटे वाले को करो, क्योंकि इसके पास 15 है टोटल, तो ये शायद चल जाए। तो बस इसीलिए मैंने ये जो आपके दो एग्जांपल दे रखे हैं ना, ये दोनों एग्जांपल आपके गलत है। आई होप आपको समझ आया होगा कि सेलेक्ट टाइम क्या है, कैसे क्या कर रहे हैं। ये रेशियो छोटा आया था, फिर भी हमने इसे डिसअप्रूव क्यों करा, ठीक है जी। तो फिर चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस क्वेश्चन में इन द एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम में हर एक एक्टिविटी आई स्टार्ट होती है, मतलब एक एक्टिविटी है आई, ठीक है, वो स्टार्ट जो हुई, स्टार्टिंग टाइम जो उसकी एस आई है, सपोज कर लो 2 बजे स्टार्ट होती है, और उसकी जो फिनिश टाइम है ना वो एफ आई है, फिनिश होती है सपोज कर लो 4 बजे, फिनिश टाइम है इसकी। यहाँ पे एस आई स्टार्टिंग टाइम जो है वो छोटा है फिनिशिंग टाइम से, मतलब बिल्कुल ये 2 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। टू और मोर एक्टिविटीज कैन नॉट परफॉर्म साइमल्टेनियसली, दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटी साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं कर सकते, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये है। तो एक्टिविटी आई एंड जे आर से टू बी नॉन, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग। कब आप बोलोगे, सपोज कर लो एक ये I1 हो गया, मैं यहाँ बोलता I2 है, ये वी एस आई इसमें दिया गया है, इसका भी कोई फंक्शन है, ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, ये कब हो सकता है, तो इसमें सिर्फ दो ऑप्शन हो सकते हैं। ये तभी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, नॉन ओवरलैपिंग होगा, जब दो एक्टिविटीज जो हैं आई और जे एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, और ये ओवरलैप कब नहीं करेंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन ये होगा आपका, जो आपकी स्टार्टिंग टाइम फर्स्ट किया वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू भी हो सकती है, चलेगी स्टार्टिंग टाइम उसके, मतलब आई आपका क्या हो रहा है,
स्टार्ट हो रहा है आफ्टर जे एंड, मतलब एस आई जो है आपका वो बड़ा है एफ जे से। मतलब सपोज कर लो ये तो आई था ना, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं आई नहीं, इसको जे बोल लो आप, ठीक है, बेहतर मैं समझा पाऊंगा, एस जे बोल लो इसको, ठीक है, और इसको भी एस जे बोल लो। तो ये कब ओवरलैप नहीं करेगा? तो पहला ऑप्शन कि पहले की जो स्टार्टिंग है वो इसके फिनिशिंग टाइम के बाद हो, मतलब जब ये खत्म हो चुका है, ये 4 बजे था, सपोज कर लो मैं इसे बोलता कि इसके स्टार्टिंग टाइम 2 बजे है ना, मैंने बोला इसको ये 1 बजे ही खत्म हो गया, तो जब ये 1 बजे पहला काम कंप्लीट हो चुका है, फिर तो ये शुरू हो ही सकता है क्योंकि ये 2 बजे से शुरू होने वाला है। तो जब भी आपकी स्टार्टिंग टाइम बड़ी होगी, ठीक है, किसकी, आई की, जे से, मतलब पहला जो वर्क है उसकी स्टार्टिंग वो बाद में स्टार्ट होने वाला है इससे, तब बोलेंगे ओवरलैप नहीं करेगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन अपने पास है। दूसरा ऑप्शन अगर मैं बोलूँ कि एस जे मतलब इसकी स्टार्टिंग टाइम वो बड़ी हो जाए किससे, फिनिशिंग टाइम आई से, मतलब ये 4 बजे क्या हो रहा है, 4 बजे ये आपका शुरू हो रहा है, तो ये शुरू 5 बजे हो, सीधी सी बात है ना। अगर ये 5 बजे शुरू हो रहा है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो सिर्फ ये दो कंडीशन सही है कि आई जो पहला काम था आपका उसकी जो मतलब स्टार्टिंग टाइम है वो बड़ी हो जाए एफ जे से, मतलब जे वाले से, या फिर उल्टा हो जाए इसका कि वो छोटी हो जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब पहला क्या है भाई, मैं बताता हूँ, वेट। सबसे पहला क्या था कि एक्टिविटी जो थी ना आपकी, ठीक है, एक्टिविटी कौन सी, आई, वो क्या हो, स्टार्ट हो कब, तो फिर आफ्टर एक्टिविटी जे एंड, जब एक्टिविटी जे एंड हो गई है तब आई स्टार्ट हो रहा है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या था, एक्टिविटी जे जो है वो क्या हो, वो स्टार्ट हो जब आपकी एक्टिविटी आई एंड हो गई है, मतलब दोनों में से कोई एक एंड हो गया है तब दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि इन द फ्लोइंग टेबल, ये जो टेबल दे रखा है आपको, इसमें क्या है, इसमें टोटल भाई 8 एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं, 8 एक्टिविटीज़ है ना, विथ द कोरोस्पॉन्डिंग स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, मतलब स्टार्ट और फिनिश टाइम दोनों दे दिया गया है आपने, ठीक है। इट माइट नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल एक्टिविटीज़, हो सकता है कि सारी की सारी कंप्लीट मतलब एक्टिविटीज़ को आप कंप्लीट ना कर पाए। एक्टिविटीज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, अप्रॉक्स 8 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। हो सकता है आप सबको ना कंप्लीट कर पाओ क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी है जिसके स्टार्टिंग टाइम 0 है, फिनिशिंग टाइम 4 है, तो कोई भी दूसरी एक्टिविटी 4 बजे से पहले शुरू नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 3 बजे से शुरू हो जाए 5 बजे तक, नहीं, फिर तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा ना यहाँ, ठीक है। तो पहला जब तक एंड नहीं होगा दूसरा शुरू नहीं हो सकता, इन शॉर्ट कहने का मतलब। इट कैन स्टार्टेड एट 4, 4 बजे शुरू हो सकता है, या फिर उसके बाद, या तो आपका वो एक्टिविटी यहाँ से शुरू होती, ठीक है, या तो 4 बजे के बाद यहाँ से शुरू होती, ये चलेगा। तो आई होप आपको कंडीशन समझ में आ गया हो कि अगर एक एक्टिविटी चल रही है और जब तक उसकी डेडलाइन है, डेडलाइन के बाद कोई शुरू हो जाए चलेगा, या फिर जब डेडलाइन खत्म हो रही है वहां से कुछ कोई शुरू हो जाए चलेगा। इस तरह से आपको क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज फाइंड करनी है आपको जिसको आप बिना कॉन्फ्लिक्ट के परफॉर्म कर सकते हो। तो देखते हैं इसको कि आप इसको बिना कॉन्फ्लिक्ट के यहाँ कितनों को परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते थे कि ऐसे कंडीशन में हम सॉर्ट कर लेते थे, ठीक है। कैसे? तो हम उसको सॉर्ट कर लेते थे उसकी डेडलाइन के अकॉर्डिंग, फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग, कि जो सबसे पहले एंड हो रहा है ना, कहने का मतलब जिसकी फिनिशिंग टाइम सबसे कम है वो सबसे ऊपर आएगा, सबसे पहले हम उसको मतलब उस वर्क को प्रेफरेंस देंगे जिसकी डेडलाइन सबसे कम है। ये सबसे ऑप्टिमल था, ये सबसे मैं बोल सकता हूँ जो बेस्ट स्ट्रेटेजी थी ना आपकी, ये उसमें से एक आता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ लेक्चर के स्लाइड को, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, जस्ट वेट। तो देखो, ये जो आपकी स्ट्रेटेजी ये वाली थी ना, कि आप उसको चुनते हो जिसकी फिनिशिंग टाइम क्या हो, सबसे अर्लीस्ट हो, ठीक है। तो ये सबसे तब तक ऑप्टिमल थी। तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि हम कैसे चुनेंगे जिसकी फिनिशिंग टाइम सबसे अर्लीस्ट हो, तो भाई सॉर्ट कर दो। देखो सबसे फिनिशिंग टाइम पहले किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, तो फिर आप यहाँ पे 1 पे इसको रख दो, ठीक है। फिर इसके बाद फिनिशिंग टाइम किसकी आ रही है, 2 के बाद 3, मतलब ए की आ रही है, इसको आप 2 पे रख दो, कहने का मतलब डी, ठीक है। डी के बाद आप किसको रखोगे, ए, क्योंकि डी की 2 है। ए की फिनिशिंग टाइम क्या है, 3 है। 4 किसकी है, बी की, तो फिर आप फिर बी को रख दोगे 4 हो जाएगा। फिर ई को रख दोगे
6 हो जाएगा फिनिशिंग टाइम, ठीक है। उसके बाद आप एच को रख दोगे 6 के बाद 7, 6 के बाद 7 आना चाहिए ना यहाँ पे, 6 के बाद 7 आना चाहिए था बाय द वे, ठीक है। 6 आ गया आपका ई आपका यहाँ 6 आ गया, 6 के बाद 7 आना चाहिए था, सी का 7 डाल दोगे। फिर 7 के बाद 8 आएगा, 8 किसका है भाई, 8 एच का है, बहुत सीधी सी बात है। उसके बाद 8 के बाद आपका यहाँ पे देख पाओगे, फिर 9 आ जाएगा। मतलब आप इसको कुछ ऐसे सॉर्ट कर लो, जब आप इसको कुछ ऐसे सॉर्ट कर लोगे तो अब बारी आएगी शुरू करने की। तो सबसे पहले आपने क्या करा, डी को शुरू करा, फिनिशिंग टाइम 1 से 2 हो गया, सबसे पहला काम, एक काम आपका हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है, डी के बाद आप ए को ले सकते हो, ए को। तो ए की फिनिशिंग टाइम क्या है भाई, ए की फिनिशिंग टाइम है 1 से 3। कैसे लोगे, यहाँ तो ओवरलैपिंग हो गई, 2 बजे यही खत्म होगा, फिर इसको 1 बजे थोड़े ही शुरू कर सकते हो, तो इसको आप इग्नोर करोगे। ए के बाद आपका क्या हो जाएगा, अब आप ए के बाद अब आप यहाँ पे आ सकते हो, ये जो आपकी है बी वाली, ठीक है, 3 से 4, बी क्या है 3 से 4, बी क्या है 3 से 4, चलेगा ये, क्योंकि ये 1 से 2 ये था, 3 से 4 ये था, चलेगा। उसके बाद आप आ सकते हो ई पे, तो ई की यहाँ पे आपको क्या हो जाएगी, ई क्या क्या है आपका 5 से 6, चलेगा क्योंकि ये 5 बजे ही खत्म हो चुका है। ई के बाद अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका आ जाता है ई, ई के बाद सी आ जाता है आपका, सी, सी यहाँ आ गया, ये 0 से 7 था, ये मतलब सबसे लंबा था, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये 0 से 7 ले सकता है, तो गया ये, इसको छोड़ो आप। तो फिर 5 से 6 तो ई ही बिजी है, और 0 से 7 आप इसको कैसे असाइन कर सकते हो। फिर आता है आपका क्या, एच। तो एच क्या होता है आपका, एच होता है आपका 7 से 8 चलेगा, क्योंकि ये 5 से 6 तक ये था, और फिर 7 से 8 ये हो गया एच। एच के बाद क्या आता है जी, जी कब कब से कब तक चलेगा, 10 से 11 तक चलेगा, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। ये आपका 10 से 11 तक चलेगा, ठीक है। तो फिर आपके टोटल मैक्सिमम कितने टास्क हो गए, तो मैक्सिमम आपके हो गए डी, जस्ट वेट डी, डी के बाद बी, बी के बाद ई, जो कि ओवरलैपिंग है, ये एक दूसरे में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एच और जी। टोटल कितने हो गए ये, टोटल हो गए भाई 5, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बारी आई भाई क्वेश्चन नंबर किसकी, तो फिर क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 5 6। इसमें बोला गया है कि एक मशीन है आपके पास, ए मशीन हैज टू रेस्ट फॉर एन आवर, मतलब मशीन जो है उसको 1 घंटे का रेस्ट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है कि वो भाई 1 घंटे का रेस्ट कर ले। कब, जब वो 5 घंटे कंटिन्यूअस वर्क करेगा तो 1 घंटे का रेस्ट लेगा, ठीक है। बस उसके बाद फिर आप उसको नेक्स्ट 5 घंटा चलेगा, फिर 1 घंटे का रेस्ट लेगा, वही यहाँ पे बोला गया है। अब बोला गया व्हाट इज द वैल्यू लेटनेस क्या होगा। सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए, आपने लेक्चर भी कर रखा है, लेटनेस क्या होता है। लेटनेस जो अमाउंट ऑफ टाइम जो जॉब ने डिले कर दिया बियॉन्ड डेडलाइन, मतलब इसकी डेडलाइन थी कि 2 बजे तक सपोज कर लो कोई काम खत्म करना था, इसने 4 बजे तक किया, 2 घंटे लेट है, तो इसकी लेटनेस 2 हो जाएगी। हाँ, 2 घंटे लेट है ये, मतलब टाइम लिमिट के बियॉन्ड आपने जो किया वही लेटनेस है, वही आपकी क्या हो गई, लेट हो गई। और फिर ठीक है, तो वही बोला गया यहाँ पे, लेटनेस वही यहाँ पे दिखाया गया है, समेसन है आपका, जो आईडी आपकी थी ये। और फिर लेटनेस क्या, आपका जो टाइम डिलीवर्ड ग्रेटर देन हो गया टाइम ड्यू से। कहने का मतलब सपोज कर लो, आपको बोला गया था टाइम रिक्वायर्ड, टाइम डिलीवर्ड वही समझ लो, आपको बोला गया था 3 बजे तक डिलीवर करना है उसको, आपने क्या करा, आपने इसको 3 बजे के बजाय 5 बजे डिलीवर करा। बोला कितने तक गया था, 3 तक, तो ये तो बड़ा हो गया ना 3 से, कि आपने 5 बजे किया, 3 को सरपास कर दिया आपने। उस कंडीशन में आपका क्या करते हो लेटनेस निकालने के लिए, टाइम डिलीवर्ड मतलब 5 बजे आपने डिलीवर्ड किया माइनस टाइम ड्यू, जो भी आपको टाइम लिमिट दी गई थी डेडलाइन उसको घटाते हो, 5 - 3 = 2 आ जाएगा, मतलब 2 घंटे आपने लेट कर दिया, यहाँ भी तो वही मैंने बताया। तो कुछ इस तरह से ये सब चल रहा है, और ये आपकी टेबल दे रखी है। तो अब वही चीज़ है कि आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ लेटनेस क्या होगी इन द गिवन लिस्ट, ये ऑप्टिमल इसके सीक्वेंस में। तो फिर देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे ड्यू टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब फिनिशिंग टाइम के अकॉर्डिंग, ऐसा समझो डेडलाइन है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1, ठीक है, आईडी मैं यहाँ दे रहा हूँ क्योंकि 1 सबसे पहले खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद कौन खत्म होगा, 3 खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 7 है। फिर 2 खत्म होगा ये, क्योंकि 2 8 है। फिर खत्म होगा क्या, 0। बहुत सीधी सी बात है, हाँ जी। तो फिर अब आप देखोगे लेटनेस की बात आ गई यहाँ पे, तो सबसे पहले पे हम जाते हैं जॉब 1, मैं यहाँ जॉब लिख देता हूँ, जॉब है ये सब, जॉब 1 पे जाओ यहाँ।
1 बजे शुरू होता है, 2 बजे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कब मतलब जॉब वन ना, हाँ 1 2, तो कुछ ऐसा है आपका, एंड हो जाता है 1 बजे ही, तो फिर ऑन टाइम है, यहाँ तो कोई लेटनेस है ही नहीं। सीधी सी बात है, यहाँ कोई लेटनेस ही नहीं है। अब आए जॉब 3 पे। तो भाई जॉब 3 जो है ना आपका, वो क्या होता है, वो टाइम रिक्वायर्ड उसको 3 है, ड्यू 7 है, तो फिर ये जो है आपकी ये भी ऑन टाइम है। फिर जब आप जॉब 2 पे जाते हो, इसके बाद जॉब 2, ये 4 है, ठीक है। और इसके बाद अब जब आप जाते हो यहाँ पे मतलब 0 पे, 2 से 10, इन शॉर्ट अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जस्ट वेट। जॉब 1 आपकी कब से कब तक चल रही है, 1 से 2 तक। जॉब 3 कब से कब तक चल रही है, 3 से 7 तक। जॉब 2 कब से कब तक चल रही है भाई, जॉब 2 चल रही है 4 से 8 तक। तो फिर यहाँ तो ये ओवरलैप होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग होगी इसकी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ कितना हो रहा है, तो 3 हो रहा है। तो ये जो आपका जॉब है ना, जॉब 3 मतलब यहाँ 2 जो आपका था, जिसकी आईडी 2 थी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको कि यहाँ पे ये ऑन टाइम तो है 4 से 8, ये अपने टाइम पे ठीक है कि 8 घंटे टाइम तो यहाँ खत्म कर, पर यहाँ ओवरलैप हो रहा है भाई 3 घंटे का। तो इसकी लेटनेस 3 यहाँ पे आप बोल सकते हो, क्योंकि आप सारे जॉब को कलेक्टिवली चला रहे हो, तो फिर 3 घंटे की लेटनेस इसमें होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये क्वेश्चन रहा हमारा कि हफमैन कोड एल्गोरिथम जो होती है, उसके बारे में इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, तो हफमैन कोड एल्गोरिथम में क्या होता है कि आप प्रीफिक्स कोड जनरेट करते हो। प्रीफिक्स कोड कहने का क्या मतलब है कि आपने जनरेट करा, सपोज कर लो ए के लिए आया 0 1, बी के लिए आया 1, सी के लिए आया 1 0, डी के लिए आया 0 0 0 1 0, कुछ ऐसा है। तो एक चीज़ गौर करो कि प्रीफिक्स कोड, प्री मतलब स्टार्टिंग में, किसी भी और कोड के स्टार्टिंग में 0 1 है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बाय द वे यहाँ एक हो गया, जस्ट वेट, प्रीफिक्स बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ मैं इसको 0 0 दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैं इसको दे देता हूँ 1 0 1 दे देता हूँ, कुछ ऐसा। कहने का मतलब कि आप यहाँ पे देखो और बताओ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोड है जिसकी प्रीफिक्स सेम हो। 0 1 है, किसी में नहीं है, 1 एक में है बस। फिर तो ये आपका, मैं इसको मैं बता पाऊँ तो इसको मैं 0 1 1 0 बना देता हूँ, इसको मैं कुछ और बना देता हूँ, 1 0 1 0, कुछ ऐसा मैं इसको कर देता हूँ। यानी मतलब कोई भी कोड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्रीफिक्स सेम आए। 0 1 है, 1 0 है, मतलब आप यहाँ पे आई होप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी कोड ऐसा ना हो जिसकी प्रीफिक्स क्या आ जाए आपकी, सेम आ जाए। तो फिर आपको क्या करना है, उसी को करना है अवॉइड। तो जब भी आप उसको अवॉइड करना चाहोगे, तो फिर उसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स कोड जनरेट होता है, ये प्रीफिक्स कोड है, सेम नहीं आता, तो फिर ये सही हो जाता है बिल्कुल। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो देखो, मैंने बोला ए जो है वो क्या है, ए का 0 0 0 है, बी का 0 0 1 0 है, सी का क्या है, 0 0 1 1 है, डी का क्या है, 0 1 है, ई का क्या है, 1 0 है, कुछ ऐसा मैंने बोला। अब बताओ, किसी की भी प्रीफिक्स कोड सेम है, किसी में 3 0 इनिशियली आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी में 0 0 1 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सब एक दूसरे से अलग है, तो वही आपका प्रीफिक्स कोड है, सही है ये। दूसरा है कि ये ग्रीडी अप्रोच पे काम करता है, बिल्कुल ये ग्रीडी अप्रोच पे काम करता है, ये मिनिमम ढूंढता है कि सबसे कम बिट्स में मैं काम को कर पाऊँ, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने लेक्चर में कराई है कि लॉग के होती है, ठीक है। तो फिर आई होप आपको समझ आई होंगी ये चीज़ें। तो फिर चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं, ये जो आपका है ना के लॉग के, ये तब आता है जब आप क्या यूज करते हो, मिन हीप का यूज करते हो। जब आप मिन हीप का यूज करते हो, प्रायोरिटी क्यू बोल लो, तो फिर ये कुछ ऐसा आता है, वरना नहीं आता, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 8 को बताने के लिए मैं, तो फिर अब ये क्वेश्चन आया कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है ये एक पिक्चर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ हॉफमैन ट्री के रिगार्डिंग दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि वी रिसीव्ड अ मैसेज, हमारे पास ये मैसेज आई है, एनकोडेड यूजिंग हॉफमैन कोडिंग का यूज करके इसे क्या करा गया, तो फिर एनकोड करा गया, ABCDE। ABCDE ने जो कोड जेनरेट करा इस हॉफमैन ट्री के द्वारा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे करा गया है उसको इनकोडेड, ठीक है, इस मैसेज को। तो
आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिकोडेड, इनमें से कौन सा मैसेज है जो कि करेक्टली डिकोड हुआ है एक्चुअली। तो फिर आप क्या दोगे? तो फिर उसके लिए हम देखते हैं कि कोड क्या है, ए का कोड क्या है, बी का कोड क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर ए का कोड क्या हो जाएगा? 0 0, देखो यहाँ रूट से 0 0 पे आप आए, ए हो गया। बी आपका क्या हो जाएगा? 0 1। बी आपका कहाँ है? यहाँ पे 0 और 1 हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? 1 0। ठीक है जी। डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी यहाँ है ना, 1 1 0। 1 1 0। ई आपका क्या हो जाएगा? 1 1 1। तो ये अब आपकी कोड हो गई, और ये आपको बोला गया था कि ये कौन सा मैसेज होगा, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये मैं दिखाता हूँ आपको ये। अगर चलो ठीक है, मैं यही करता हूँ। इनिशियली क्या है आपका? 1 0 है। तो फिर भाई 1 0 किसका है? देखो आप, सी का है। तो पहला मैसेज सी हो जाएगा, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? 1 0 के बाद क्या आता है आपका? 0 1। यहाँ देखो 1 0 गया, अब 0 और 1 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों 0 1। तो फिर 0 1 है क्या किसी का? देखो आप, 0 1 बी का है। किसका है? 0 से 1 तक ना, जस्ट पार्डन मी, 0 से 1 तक करना था। 0 1 किसका है भाई? बी का है। बी हो जाएगा आपका। फिर 0 1 हो गया, मतलब 1 0। और ये यहाँ तक आपका अपने मैसेज को डिकोड कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? 0 0 0 अप्रॉक्स 4 to 4 या 5 0 है टोटल। अब आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। 0 0 किसी में, 3 0 तो किसी में नहीं आ रहा है। 2 0 0 0 ये दोनों। ठीक है। किस में? ए में। अब 0 0 क्या 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 बनाएगा? ए बनाएगा। तो फिर अब हम इन दोनों को भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। फिर से क्या बचा? 3 0 बचे हैं। 3 0 तो कहीं है नहीं, 2 0 होगा। तो फिर से 0 0 लेते हैं, और ये क्या देगा? ए देगा। अब भाई 2 0 को और हटा दो आप यहाँ से। उसके बाद क्या आएगा? 0 1 आएगा। 0 1 किसका है? बी का है। 0 1। 0 और क्या? 1 यहाँ पे। 0 1 किसका है? बी का है भाई। 0 1 बी का है। 0 1 भी डिकोड हो गया, हटा दो। अब फिर से 3 0 आए। 3 0 तो कहीं नहीं है, 2 0 होगा। 0 और क्या फिर? 0, ये इग्नोर करना है पे। 0 और 0 क्या? तो फिर ए हो जाएगा। 0 0। 2 0 और डिलीट कर दो आप यहाँ से। अब बारी आई किसकी? 0 1 की। तो क्या देखो, 0 1 है, बिल्कुल है। 0 1 किसका है? 0 से 1 तक आपका है। क्या? 0 1 किसका है आपका? 0 1 आपका बी का है। बी आपने लिखा, तो 0 1 को हटाओ। अब क्या आया उसके बाद? 1 1 0 आया। 1 1 0 किसका है? डी का है। 1 1 0 किसका है भाई? तो फिर 1 1 0 आपका डी का है। डी। डी के बाद 1 1 0 को भी डिलीट करते हैं। अब क्या आया? 1 1 1। 4 टाइम्स 1 आया है। 3 टाइम्स 1 ई का है। मतलब जो सबसे नियरेस्ट होगा ना, हम उसको लेते हैं। तो 3 1 ई का है, तो हम 3 ई को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है। अब ये 3 ई को, अब क्या बचा? 1 0 0 0। 1 0 0 0 तो किसी का नहीं है, 1 0 है। किसका है 1 0? आप देख सकते हो। बाय द वे, ये तो आपने ले ही लिया ना, 1 1 1। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। हाँ, ये तो आपने ले ही लिया, क्योंकि इससे पहले आपने क्या लिया था? 1 1 0 आपने लिया था। उसके बाद ये 1 1 1 तो ले ही लिया, आप तो 0 0 ही आएगा। तो फिर अब आप यहाँ से लोगे। ठीक है। 0 0 किसका है? ए का। तो फिर ये 2 0 यहाँ से काट दो। ठीक है। 0 0 किसका है भाई? ए का है। फिर उसके बाद 0 1 किसका है? बी का है। ठीक है जी। 0 1, यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही सीधी सी चीज है। ये तो आपका ये भी कट गया ना। फिर क्या आएगा? 1 1 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है। और जब 1 1 0 आएगा, तो फिर अब आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है। और फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 1 1 0। ये 3 यहीं मैं काट देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। 1 1 0 आपका आ गया। तो 1 1 0 किसका है? डी का। डी आ गया। उसके बाद 1 0 बच गया। तो भाई 1 0 किसका है? एक और। तो फिर 1 0 आपका है किसका? सी का। और जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप इसको लिखोगे ना, सी बी ए बी ए बी डी ई ए डी सी। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आपका निकल के आएगा। यही वो इनकोडेड मैसेज था। कुछ नहीं करा हमने। हमारे पास इनकोडेड मैसेज, यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे पास ये आपका इनकोडेड मैसेज दे रखा था।
हमने सबसे पहले निकाला कि कौन सी जो आपकी डिजिट मतलब कौन सा अल्फाबेट है, कौन सा कैरेक्टर है और वो क्या कोड लेती है। जब आपने उसको निकाला तो वन बाय वन करके हर एक कैरेक्टर के लिए आपने उसे डिकोड करा, आ गया आंसर। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सीन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सब जो है ना, आप कैन एंटायर मैसेज क्रिएटेड यूजिंग, ये सब कैरेक्टर्स का यूज करके यहाँ पे क्रिएट करा गया है। ठीक है जी। और जो टेबल इस प्रोबेबिलिटी का है, मतलब हर एक कैरेक्टर का, वो आपको दे रखा है। मतलब आपको वो कैरेक्टर दे रखा है, उससे जुड़ी जो भी प्रोबेबिलिटी थी आपकी, वो आपको दे दी गई है। दोनों चीज जब आपको दे ही दी गई है, तो आप क्या इससे हाफमैन ट्री नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। तो देखते हैं हम बना के कैसे बनता है। सबसे पहले हम उसको चुनेंगे जो कि दो सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी है? आइदर अगर आप चाहो ना तो इन सबको 100 से इंटू करके फॉर योर कन्वीनियंस, तो ये 22 हो जाएगा, ये 34, ये 17, ये 19, ये 8, मतलब कुछ ऐसा आपका ये बन जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट ठीक है हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से ले रहे हो। सबसे छोटी दो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है वो क्या होगा? सी, 0.17 इसकी प्रोबेबिलिटी है, देखो आप यहाँ पे। और ई 0.08 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे ई और क्या, सी। ठीक है। और इन दोनों को आप यहाँ पे प्लस कर दोगे। जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? आई होप सो 0.25 हो जाएगा ये। ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ई सी। जस्ट वेट, मैं इसको लिखता हूँ छोटा जरा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये ई सी हो जाएगा और इसकी क्या हो जाएगी? 0.25। ठीक है। अब आप इन दोनों को हटा दो। अब यहाँ पे एक क्या आ चुका है? 0.25। अब फिर से दो सबसे मिनिमम चुनो तो डी और ए आ जाएगा सबसे मिनिमम। ठीक है। 34 तो बड़ा हो जाएगा ना ये दोनों। तो ए और डी फिर आप कहीं पे ले लो, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ले लिया, डी ले लिया। फिर आपने क्या ले लिया? आपने यहाँ पे ए ले लिया। बहुत सीधी सी बात है। इन दोनों को आपने करा ऐड यहाँ पे। जब आपने इन दोनों को ऐड करा तो सपोज कर लो ये डी ए बन गया आपका। और इसमें फिर क्या हो गया? इसमें दोनों की जो प्रोबेबिलिटी थी 0.19 और 0 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 22। इन दोनों को जो आप ऐड करोगे तो 0.41 आएगा। बहुत सीधी सी बात है। जब 0.41 आ रहा है तो अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास ये बचा और ये अब इन दोनों में से मिनिमम कौन है? तो बी और ई सी मिनिमम होगा। तो फिर अब आप यहाँ बी को लिख दोगे और इन दोनों को क्या करोगे? आप मिला दोगे। ठीक है। जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो मिला के 0.25 और बी की क्या है? 0.34। तो जब आप अब इन दोनों को ऐड करोगे 0.25 0.34, तो ये क्या हो जाएगा? 0.59 हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ई सी बी आ गया, सपोज कर लो। ठीक है। 0.59 है ये। उसके बाद अब ये भी डिलीट हो गया। अब दो छोटे, सबसे छोटे कौन से बचे? अब बचा 0.41, 0.59। तो भाई अगर अब आप इन दोनों को मिला दोगे यहाँ पे तो फिर क्या बन जाएगा? ये वन बन जाएगा फाइनली। बहुत सीधी सी बात है। अब देखो क्या लिखा गया कि ए मैसेज ऑफ 1000 कैरेक्टर का मैसेज है जिसको एनकोडेड किया गया है हफमैन कोडिंग के द्वारा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ ये मैसेज इन बीट्स? तो फिर बीट्स में उसकी क्या लेंथ होगी? तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो भाई बिट्स में लेंथ, कहने का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक कैरेक्टर कितनी बिट्स को यूज करने वाला है। तब तो आप उसकी लेंथ निकाल पाओगे ना कि ये कैरेक्टर इतना बिट्स यूज कर रहा है, ये इतना यूज कर रहा है। तो सबको एनकोड करके देखते हैं क्या होगा। बट एनकोड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे सबको करना होगा जीरो। जीरो लेफ्ट वाले को करते हैं जीरो, वन, 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 वन। ये क्या हो जाएगा? जीरो। इसके बाद अब आप लिखोगे किसका क्या ले रहा है? ए जो आपका है ए। ए क्या हो रहा है? ए यहाँ पे है। जब आपको यहाँ तक आना था तो फिर यहाँ तक आने के लिए आपने क्या किया? डी ए है ना आपका। बाय द वे जस्ट वेट, डी कितना था आपका? वेट, डी 0.19 था और ए आपका क्या था? तो फिर ए जो था वो आपका था यहाँ पे 0.22। ये बड़ा था, ये छोटा था, ये इस तरफ आया। तो ए तक पहुंचने के लिए आपका क्या लगा इस ट्री के अकॉर्डिंग? तो फिर इस ट्री के अकॉर्डिंग सपोज कर लो 1 1 लगा। ठीक है। उसके बाद ए के बाद आपका बी आ गया, सपोज कर लो बी तक पहुंचने में क्या लगा आपका? 0 1 लग गया आपका। 0 1 के तौर पे आपने इसको डिकोड करा। उसके बाद सी आ गया आपका यहाँ पे। तो सी तक पहुंचने में क्या क्या लगा? 0 0
1 लगा आपका, 001 लग गया आपका। ई आपका 0.8 था, सी आपका 0.17, ठीक है। ये छोटा था, इस तरफ वाला बड़ा आया, ठीक है जी। और डी आपका कितना था, ये और ये, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप मिसकंसेप्शन बोल सकते हो, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैं ठीक करता हूँ इसको। सही है वैसे, आंसर आंसर वही आएगा, बट यहाँ पे क्या है, देखो एक चीज़ गौर करो आप। डी ए का क्या आया था, ये आया था 0.41 या 0.59, तो भाई ये वाला जो आपका पार्ट है ये तो इस तरफ आना चाहिए ना। जो बड़ा होता है वो, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, आप यहाँ पे डी ए लिखोगे, यहाँ डी, यहाँ ए, और इसकी क्या है 0.41, और इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये जो आपकी है डी ए और ई बी सी, जब आप इन दोनों को मिलाओगे और ये मिल के 1 बन जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे 0.41 0.59 को, तो लेफ्ट साइड में छोटा होना चाहिए। छोटा क्या है 0.41, तो ये लेफ्ट में आएगा, ये राइट में आएगा, बस वही हो गया था, मैंने इसे यहाँ लगा दिया था, ठीक है। जो बड़ा होता है वो इस तरफ आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी बड़ी है, तो ये इस तरफ है। इसकी प्रोबेबिलिटी छोटी थी तो ये इस तरफ आता है, ठीक है। बाय द वे चलिए अब हम फिर से इसको क्या करते हैं भाई, लिख लेते हैं 0 0 1 1 1, आई मीन 0 हो जाएगा ना, ये लेफ्ट में है, ये भी 0, ये 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, ठीक है जी। और फिर इसके बाद अब आप गौर कर पाओगे यहाँ पे बहुत ही इजीली, ये तो हो गया अपना। अब हम इसको एनकोड करके लिखते हैं, डी तक पहुंचने में क्या लगेगा आपका 0 1, डी है ना यहाँ पे, यहाँ देखो जी, रूट से 0 1, बहुत सीधी सी, ए से लिखते हैं, वैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। ए कहाँ है आपका, ए, हाँ, ए तक पहुंचने में क्या लगेगा आपका 0 1। बी कहाँ है आपका, बी आपका ये रहा, बी तक क्या लगेगा आपका 1 1। सी कहाँ है आपका, रूट से आप आओगे तो सी, सी यहाँ, यहाँ तक पहुंचने में क्या लगेगा 1 0 1, 1 0 1 लगेगा सी तक पहुंचने में। सी के बाद क्या हो जाता है आपका डी, तो फिर डी तक पहुंचने में क्या लगेगा, ये रहा आपका क्या डी 0 1, ठीक है। डी के बाद ई आता है आपका, ई तक पहुंचने में क्या लगेगा 1 0 0, 1 0 0, ठीक है। तो सारे को हमने तो एनकोड कर ही लिया, अब हम देखते हैं इसके बिट्स कितने हैं। तो फिर इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3। अब देखो आपने इसको निकाल लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटू कर सकते हैं, जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी आई है, अगर आप इन सबको इंटू करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, तो फिर आप क्या लिख सकते हो, कहाँ लिखूँ मैं, ठीक है, मैं यहीं लिखता हूँ, आप इसको लिख सकते हो इंटू 0.22 इक्वल टू क्या आएगा 0.44, इंटू बी की क्या है फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ इन सबको क्लीन करता हूँ। बी की फ्रीक्वेंसी क्या है 0.34, ठीक है जी। तो फिर 0.34 से इंटू करोगे, सी की क्या है 0.17, तो 3 आपकी हो गई, 3 इंटू 0.17। डी की क्या है 0.19, इंटू क्या हो जाएगा 0.19। ई की क्या है 0.08, तो फिर आप इस इंटू कर दोगे 0.08 से। और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो देखो ये क्या आया 0.44, ये आएगा 0.68, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये जो है ये आ जाएगा 0.51, और ये आपका क्या आ जाना है, ये आ जाना है 0.38, ये आ जाना है आपका 0.24। और इन सबको आप ऐड कर दो, किसको किसको, तो देखो 0.44, ठीक है, 0.68, उसके बाद 0.51 ये, प्लस 0.38 प्लस 0.24। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आना है 2.25 बिट्स। क्या आया 2.25 बिट्स, सारे के सारे को आपने ऐड कर दिया। टोटल एक्सपेक्टेड लेंथ जो पर कैरेक्टर हो सकती है, कि इस कैरेक्टर की कितनी होगी पर कैरेक्टर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो वो ये आया। और बोला कितना गया कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 1000 कैरेक्टर्स हैं, तो इसको इंटू कर दो ना, 2.25 इंटू गया 1000, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2250। यही आंसर है आपका, बिल्कुल सही, यही है आंसर। क्या करा हमने, हाफमैन ट्री बनाया, इससे सारे कैरेक्टर को इनकोड करा, जितनी भी प्रोबेबिलिटी थी सबको इंटू करा, सबको जोड़ दिया,
तो पर कैरेक्टर पे आपका 2.25 आया, तो 1000 कैरेक्टर के लिए क्या आएगा, इंटू 1000 कर दो, आ गया आपका ये आंसर। ठीक है, आ गया ये आंसर। तो कुछ ऐसे हमने इसे सॉल्व करा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि भाई आप एक हफमैन ट्री आपको एक ऊपर दिया गया, इनमें से कौन सा इनवैलिड एनकोडिंग होगा। आपको वही बताना है कि इतना आपको दे दिया गया, अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा जो कोड है आपका वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ठीक है, बताते हैं फिर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कौन क्या ले रहा है। ए तक पहुंचने में क्या लगेगा, 001, तो लिख देंगे ना हम 00, मतलब 3 0 लगेगा, सॉरी नॉट 001, 000। बी तक पहुंचने में क्या लगेगा भैया, बी तक पहुंचने में आपका क्या लगेगा, 0010, 0010। सी तक पहुंचने में क्या लगेगा, 0011। डी तक पहुंचने में क्या लगेगा, 01, बहुत सीधी सी बात है। ई तक पहुंचने में क्या लगेगा, 10। ई तक पहुंचने में क्या लगेगा, 10। एफ तक पहुंचने में क्या लगेगा, 11। देखो कुछ ऐसा लगेगा, ये आपको समझ आ गया होगा कैसे क्या यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात आई भाई, ये इनवैलिड एनकोडिंग आपको बताना है। तो कैसे बताओगे कि ये जो आपकी कोड दे रखी है ये इनवैलिड है। तो देखते हैं डिकोड करके। सबसे पहले क्या करते हैं, 10। देखो 10 है किसी का, ई का है 10, तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर से 10 आया, 10 किसका हो जाएगा, ई का हो जाएगा। फिर से 10 आया, 10 किसका हो जाएगा, ई का, मतलब इन शॉर्ट ई ई ई ई। इतना तक तो एनकोड आपने सक्सेसफुली कर लिया। इसके बाद आया 110। 110 तो किसी का नहीं है, बट एक चीज है यहाँ पे, बाय द वे जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। हमने यहाँ पे क्या करा, 1010 गया, फिर एक 10, मतलब 3 ई आ गया। उसके बाद 110 है, 110 किसी का नहीं है, 11 किसका है, एफ का है। अब 01 आ गया, 01 डी का है। फिर से 01 आ गया, डी का है। अब क्या आ गया, जीरो, कई सारे जीरो हैं, तो 3 0 एक ही हैं, तो 3 0 काट देंगे, ए आ जाएगा। ठीक है, 3 0 कटा है, अब 3 0 और बचा, फिर से ए आ जाएगा। आप सब कुछ कर लो यहाँ पे, आपका ए आ जाएगा। 3 3 6 0 थी ना टोटल, 0 1 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आया 100, तो 10 आपका हो सकता है किसका, ई का। और फिर 01 किसका हो सकता है, डी का। और ये आखिर में एक 1 बच गया, 1 किसका है, 1 तो किसी का यहाँ कोड है ही नहीं, तो फिर ये आपका इनवैलिड है, सबसे पहली चीज। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे, और दूसरे ऑप्शन को अब हम देखते हैं। ये जो नीचे वाला ये तो इनवैलिड हो गया, लास्ट में 1 बच गया, 1 तो किसी का है ही नहीं। अगर इसमें से किसी एक का 1 होता तो हम बोल सकते थे कि ठीक है जी वो सही है आपका। तो फिर चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ये रहा। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 1 1 है एफ का, बिल्कुल एफ का है। 0 0 1 या फिर 00 या 0 1 0 0 1 0, ये तो किसी का नहीं है। 01 है नहीं, जीरो सिर्फ नहीं है किसी का। 00 किसी का नहीं है, 0 0 1 भी किसी का नहीं है। 0 0 1, ये 10 है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगर एक जीरो आ जाता ना 0 0 1 के बाद, ये जीरो, तब तो बात बन जाना था, बट ऐसा नहीं है, तो ये यहीं गलत हो गया। तो ये दो इनवैलिड थे, तो ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। तो बस यही दोनों आपका आंसर सही सही था। आई होप आपको सारी की सारी क्वेश्चन समझ आई होगी। जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है ना, जितना भी, वही चीजें मैंने यहाँ लिख रखी थी। वो एक पहले वाला क्वेश्चन जो था आपका, हॉफमैन ट्री मैंने यहाँ पे बनाई थी एक्स्ट्रा करके। ठीक है, और ये आपका, ठीक है। तो फिर ये ग्रेडेड असाइनमेंट यहीं एंड होता है। मिलते हैं अपने प्रैक्टिस असाइनमेंट में। ऑल राइट एवरीवन।